हेलो दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आइए हम जानते हैं नर्सिंग सिंड्रोम्स के बारे में। हर नर्सिंग एग्जाम में कोई ना कोई सिंड्रोम्स आती हैं, तो हम इम्पोर्टेंट नर्सिंग सिंड्रोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन आएगा वो आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए हम जानते हैं नर्सिंग सिंड्रोम्स के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट सिंड्रोम है वो है स्टोक्स एडम सिंड्रोम्स और एडम स्टोक सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में ये होता है कि जो वो पेशेंट होता है वो मूर्छित होकर या फिर बेहोश होकर गिर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो एसे नोड होता है, एसे नोड जो होता है वो जो वर्क करना कम कर देता है या तो फिर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ढंग से नहीं हो पाता। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ढंग से होता ही नहीं है। तो फिर ये जो ब्लड है सर्कुलेशन वो कहाँ से होगा। जैसे अब ये पीक में देख सकते हैं, जैसे एसे नोड है जो ये स्लो हो जाता है, वर्क करना कम कर देता है, जिससे जो है एवी नोड के पास ही केवल जो इलेक्ट्रिक पल्स है वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से जो है सीएचबी हो सकता है, मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, या तो फिर हाई ग्रेड अर्दमिया हो सकता है। हाई ग्रेड अर्दमिया का मतलब होता है कि वीएफ या वीटी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो वीटी और वीएफ जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। अगर इसे केवल शॉक से ही रिवर्ट किया जा सकता है। अगर ये जो अर्दमिया है वो होते रहते हैं तो क्या होता है कि यहाँ जो ये जो सर्कुलेशन है वो हार्ट में ही घूमते रहता है, यही हार्ट में ही राउंड राउंड घूमते रहता है, और जो सर्कुलेशन है वो आगे बढ़ नहीं पाता, मतलब ब्रेन तक जो जा नहीं पाता है। तो पेशेंट है, जब पेशेंट के ब्रेन में ब्लड या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि जो है उसके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से पेशेंट जो है बेहोश हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी है जिसमें कि पीक्यूआरएस जो है रेगुलर इंटरवल में है, और ब्रेडिकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया में है जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये दूर दूर है। ये जितना दूर दूर होता है वो उतना जो हार्ट रेट है कम होते जाता है, मतलब कम रहता है। अगर सीएचबी होता है तो या तो फिर ये वर्क कम कर एसे नोड जो है वर्क कम करता है, तो ये जो है ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और दूर दूर हो जाता है और पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है, और पेशेंट अगर ज़्यादा हार्ट रेट कम हो जाता है तो बेहोश हो जाता है। तो अगला जो अपना सिंड्रोम है वो है एसरमैन सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम जो है वो एक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब ये बर्थ से ही नहीं होता, ये जो होता है बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ ये स्टार्ट होता है। इसमें जो जो स्कैर्स टिश्यू होते हैं वो यूट्रस में या तो फिर सर्विक्स में या तो ओपनिंग ऑफ द यूट्रस में ये डेवलप होते हैं। इससे क्या होता है, जो स्कैर्स होते हैं स्कैर टिश्यू होते हैं वो दीवार के समान बनाने लगते हैं, और जो ये दीवार होते हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो यूट्रस का साइज होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे अब इसमें हम देख सकते हैं, इसमें अलग अलग दिए हैं। ये अबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस है, सॉरी। इसमें देख सकते हैं आप, जो ये सिपेट है इसमें क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यू जो है डिवाइड कर देता है यूट्राइन कैविटी को। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो यूट्राइन कैविटी को डिवाइड कर देता है। और एसरमैन सिंड्रोम में आप यहाँ बेंड लाइक फॉर्मेशन हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बेंड लाइक फॉर्मेशन हो गया है। ये क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक दूसरे को जकड़ने लगते हैं। इससे क्या होता है कि यूट्रस का साइज जो है छोटा हो जाता है। और ये बाइकोर्नेट यूट्रस है, इसमें आप देख सकते हैं भी शेप बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भी शेप बन गया है। और ये जो है यूट्रस की जो यूनिट है वो इनकम्प्लीट होता है इसमें। तो अगला जो सिंड्रोम है अपना वो है बार्लो सिंड्रोम। बार्लो सिंड्रोम में ये होता है कि जो लेफ्ट
एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है, मतलब माइट्रल वॉल्व, वो ढंग से क्लोज नहीं होता है, मतलब प्रॉपर क्लोज नहीं होता है। ये जो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नॉर्मल जो है ये ढंग से क्लोज हो रहा है जो माइट्रल वॉल्व है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ऊपर नीचे हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ से जो ब्लड है वो पीछे की ओर जाने लगता है, इधर मतलब लेफ्ट एट्रियम की ओर जाने लगता है। और ये जो होता है ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन की वजह से या कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ये होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ ये आप एरो के थ्रू देख रहे हैं, इसमें जो नॉर्मल हार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ये जो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, और यहाँ जो एरोटिक वॉल्व के थ्रू आर्च ऑफ एरोटा में जा रहा है। बट माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स विथ रिगर्जिटेशन में ये जो है ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और एरोटिक वॉल्व के थ्रू आर्च ऑफ एरोटा में जा रहा है, उसके साथ साथ ये बैक फ्लो हो रहा है, मतलब रिगर्जिटेशन हो रहा है इसमें देखिए। और ये जो है लेफ्ट एट्रियम में फिर से वापस चला जा रहा है, और ये सब हो रहा है माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स की वजह से, मतलब यहाँ जो माइट्रल वॉल्व है ढंग से क्लोज नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो अगला जो सिंड्रोम है वो कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम में जो होता है, जो हमारा जो मीडियम नर्व जहाँ पिक में दिखाया जा रहा है, मीडियम नर्व जो है वो कॉम्प्रेस हो जाता है या पिंच हो जाता है या दब जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये जो रिस्ट के नीचे जो है जहाँ हमारा टिंगलिंग हो जाता है, मतलब झुनझुनी आ जाता है या नमनेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस एरिया में सेंसेशन नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग किसी को में ऑपरेशन, मतलब किसी को ऑपरेशन कराना होता है तो क्या करते हैं कि हम लोग नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके जो नीचे एक एरिया है, मतलब जिस साइड हम लोग ब्लॉक करना चाहते हैं उस साइड ब्लॉक हो जाता है और उधर सुन्न हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है, वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। अगर हम उसमें काट दें या फिर पिंच करें, कुछ भी करें, कुछ भी समझ नहीं आता है। उसी प्रकार कार्पल सिंड्रोम में अगर मीडियम नर्व दब जाता है तो फिर बाकी इधर जो हाथ जिधर नीला नीला दिख रहा है, इस साइड जो नीला नीला दिख रहा है, इस साइड कुछ भी पता नहीं चलता है। कार्पल सिंड्रोम में यही होता है। अगला है कुशिंग सिंड्रोम। ये जो कुशिंग सिंड्रोम है ये हार्मोनल सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, जो ये जो कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में अब नॉर्मल तरीके से हाई हो जाता है और ये लंबे समय तक होता है। ये जो होता है स्टेरॉइड ड्रग यूज करने से होता है, या तो फिर ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल द एड्रेनल ग्लैंड की वजह से होता है। मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो है कोर्टिसोल को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। कोर्टिसोल हार्मोन को हम लोग ACTH भी बोलते हैं। ACTH मतलब एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा और लंबे समय तक होने की वजह से ये सब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गले के पीछे की ओर ये बफेलो की तरह जो इसका ये ऊपर उठ गया है, और यहाँ रेड चीक दिखाई देने लगते हैं, अब्डोमिनल स्ट्रेच मार्क दिखाई देते हैं, प्रेगनेंसी में फीमेल्स में दिखाई देते हैं, उस टाइप से दिखाई देने लगते हैं। और ये जो पेंडुलस अब्डोमेन है उस टाइप से इसमें दिखाई देते हैं, जहाँ से हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ से वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और पेट की से राउंड शेप ले लेते हैं। एंड जो हमारा थिन है, मतलब आर्म और लेग जो है वो थिन होने लगते हैं, तो ये सब सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो अगला जो हमारा सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से जो है डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस होने लगता है, उनके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, मतलब थोड़ा उनका दिमाग
कम काम करने लगता है और जो डेवलपमेंट है वो डिले होने लगते हैं। और ये चीज़ हो सकते हैं हमारे थायराइड या फिर हार्ट डिसीज की वजह से भी ये हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जोड़े जोड़े में है, बट ये 21 नंबर का जो सिंड्रोम है उसमें एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ा हुआ है, और ये जो 22 तक जो भी क्रोमोजोम होते हैं ये हमारे ऑटोसोम होते हैं, और ये जो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। 23 नंबर का जो होता है उसमें मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। तो अगला जो अपना सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम को हम लोग ट्राइसोमी 18 सिंड्रोम भी बोलते हैं, और इसे एडवर्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें भी 18 नंबर के जो सिंड्रोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम डेवलप हो गया रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारे बहुत से बॉडी पार्ट में अबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन, फेशियल क्लेफ्ट, स्पाइना बिफिडा, सीवियर डेवलपमेंट ऑफ डिले एंड डिसमॉर्फिक फीचर्स हो सकते हैं। एंड ये यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है सब में जोड़ी जोड़ी से हैं, जो इनके ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है डबल डबल हैं, बट 18 नंबर में है एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया है। तो ये जो हैं इस प्रकार एडवर्ड सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं। अगला है गुड पास्चर सिंड्रोम। ये जो गुड पास्चर सिंड्रोम है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि अपना ही जो मतलब इम्यून सिस्टम जो है, मतलब जो एंटीबॉडी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो क्या करता है, बाहर के जो भी है रोगों से या उससे लड़ने छोड़ के वो क्या होता है खुद के लंग और किडनी को अटैक करने लगता है, जिससे क्या होता है ब्लीडिंग होने लगता है लंग से। जैसे हम लोग तो फिर इसमें सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे हम लोग कफ कर आएगा अगर हम में, तो उसमें ब्लड के साथ आएगा, हम लोग को मतलब जो सांस लेने में होगा वो दिक्कत होगा। अगर अनट्रीटेड हुआ, ये ट्रीटमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, ये लंग को डैमेज करेगा और किडनी को फेल कर सकता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। तो अगला है गुलियन बर्रे सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, मतलब इसमें जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे क्या होता है कि अगर नर्व का जो आउटर लेयर है जो नर्व को जो कवर करता है माइलिन, उसे डैमेज करता है, जिससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हमारे हाथ और पैर में वीकनेस आने लगते हैं, और वीकनेस ये जो है धीरे धीरे बॉडी में पूरे बॉडी में होने लगता है, और धीरे धीरे ये बॉडी को पैरालाइज कर देता है, और जिसकी वजह से कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और ये जो कंडीशन स्टार्ट होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो अगला सिंड्रोम है हॉर्नर्स सिंड्रोम्स। ये हॉर्नर सिंड्रोम में इसमें क्या होता है, एक साइड का नर्व है, जैसे ब्रेन से लेकर फेस तक आई तक का वो डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आते हैं। ये जो कंडीशन आता है मतलब हॉर्नर सिंड्रोम, ये अदर डिसीज़ की वजह से भी आ सकता है, जैसे स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, इसकी वजह से भी होता है। इसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं उसमें जैसे आईलिड है ये ड्रॉप होने लगते हैं, एक साइड जो है अपना जो स्वेटिंग है वो कम होने लगता है, और प्यूपिल जो है स्मॉल हो जाता है। आप यहाँ पे उसके सिम्टम्स देख सकते हैं। तो अगला जो है अपना क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो है मेल में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आधे लड़कियों के गुण मेल में आ जाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर कम हो जाना या मसल मास रिड्यूस हो जाना, या तो बॉडी में जो हेयर है वो नहीं आता है। ये जो कंडीशन आता है बहुत सारे मेल्स में, उसमें क्या है स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन कम होता है या होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो ये
22 तक जो है अपना ऑटोसोम है। बट जो आगे जो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें आप देख सकते हैं कि XXY है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें XXY है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अगला जो है वो है कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स। ये जो सिंड्रोम है ये ब्रेन में जो मेमोरी सिस्टम होते हैं उनको अफेक्ट करता है, और ये अफेक्ट जो होता है वो थायमिन या विटामिन B1 की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये इसका जो कारण होता है वो एल्कोहल अब्यूज या डाइटरी डिफिशिएंसी या प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर, इसकी वजह से होता है। और कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे इसमें अगर एल्कोहल अब्यूज अगर बढ़ जाता है, जैसे ये जो थायमिन होता है वो हेल्दी ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर एल्कोहल अब्यूज प्रोलॉन्ग होता है, बहुत लंबे समय तक होता है, तो क्या होता है कि जो थायमिन अब्जॉर्प्शन बंद कर देता है, बॉडी में थायमिन अब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है, जिससे जो बॉडी में थायमिन होता है उसी को यूज करने लगता है। और ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो जो इसमें बायोकेमिकल हैं जो नर्वस सिस्टम में, वो डैमेज करने लगते हैं न्यूरोलॉजिकल नर्व को, जिससे क्या है मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम होता रहता है। अगला है ल्यूटेम्बाकोर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है, मतलब ल्यूटेम्बाकोर सिंड्रोम जो है, ये कंजनाइटल हार्ट डिसीज अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो चैम्बर होता है हार्ट का, या तो वॉल्व होता है, वो अफेक्ट होता है, जैसे आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, माइट्रल स्टेनोसिस। ये जो होता है कंजनाइटल भी हो सकता है, और ये जो हमारे लाइफ जो चल रहा है उसमें भी हो सकता है। ये मतलब जो आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल हार्ट जो है, उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग आर्टरी से है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल हार्ट फंक्शन में क्या होना चाहिए कि ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से पल्मोनरी वॉल के थ्रू वो आगे जाके लंग से जाके फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, और इधर से आर्च पेरोटा जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है, और यहाँ पे माइट्रल स्टेनोसिस है, तो क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आएगा, और यहाँ से स्टेनोसिस है तो ये ब्लड जो है ये ढंग से जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि इधर का जो ब्लड है, यहाँ का ब्लड, वो क्या राइट एट्रियम में आ जाएगा, और राइट एट्रियम से जो उसका जो यहाँ पे है ये फंक्शन हो गया, ये यहाँ के वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल जो है ओवरलोड हो जाएगा, इसके ये राइट वेंट्रिकल फेल होने के चांसेस होते हैं। तो अगला है सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम जो होता है ये एसी नोड की वजह से होता है। एसी नोड जो है अपना परमानेंट पेस मेकर, वो ढंग से अपना जो पल्स जनरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, अर्दमिया होने लगता है, अर्दमिया होने लगता है। जैसे हम लोग का एसी नोड वर्क ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग का जो हार्ट रिदम है वो कैसे अच्छे से चल सकता है, वो इसलिए अच्छे से नहीं चलता है। जिससे हम सिक सिंड्रोम को जो हम लोग एसी नोड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और साइनस नोड डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगला सिंड्रोम है उसे हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि फीमेल में एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो कम होता है। मतलब टर्नर सिंड्रोम में जो होता है एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक वो कम होता है, मतलब इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम होता है। आइए समझते हैं हम लोग। जैसे आप देख सकते हैं सब में डबल है, यहाँ तक जो है वो ऑटोसोम है, ऑटोसोम क्रोमोसोम है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो क्रोमोसोम है एक्स दिख रहा है, केवल यही होता है, दूसरा जो क्रोमोसोम होता है वो नहीं होता है। तो अगला जो है अपना टाउ सिंड्रोम, जिसे हम टाउ सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो ये होता है कि जो 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ट्राइसोमी 13 भी बोलते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हम लोग का
क्लेफ्ट पैलेट या तो क्लेफ्ट लिप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 13 नंबर का जो क्रोमोजोम होता है वो एक्स्ट्रा हो गया रहता है। एक्स जो है, एक्स क्रोमोजोम वो एक्स्ट्रा हो गया रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं जो 13 नंबर का क्रोमोजोम है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा है। तो अगला क्रोमोजोम है सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है कि बॉडी में जो ये एक्स्ट्रा सीरोटोनिन जो हो जाते हैं उसकी वजह से होते हैं। टू मच ऑफ अ केमिकल कॉल्ड सीरोटोनिन, जो केमिकल बढ़ जाते हैं उसे हम सीरोटोनिन कहते हैं। जैसे ये क्या होता है मेडिकेशन की वजह से होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन लेते हैं उसकी वजह से होता है। जो सीरोटोनिन जो होता है वो नर्वस सिस्टम और जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो सीरोटोनिन की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे रिसर्चर कहते हैं कि अगर सीरोटोनिन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर पेशेंट को डिप्रेशन में है तो ये सीरोटोनिन की वजह से हो रही है। और अगर सीरोटोनिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो जो नर्व का एक्टिविटी है, जो जैसे मैं बताया था कि इसमें कम्युनिकेशन करते हैं नर्व सिस्टम और ब्रेन सेल एक दूसरे से, तो उस टाइप से तो इसमें नर्व सेल जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो है जिसकी वजह से ये डेंजरस हो सकता है। तो अगला है बैरेट सिंड्रोम। बैरेट सिंड्रोम जो है ये क्या होता है, जो ट्यूब होता है मतलब जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है उसको डैमेज कर देता है। जैसे हम यहाँ जानते हैं, जैसे हम यहाँ से हम अगर फूड लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक जो एसोफागस जो है वो यहाँ पे एक इलास्टिसिटी होता है, ताकि इधर से जो भी हम लोग का फूड आएगा वो यहाँ से आता है और यहाँ इधर स्टमक में चला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बंद हो जाता है और यहाँ से जो भी केमिकल या तो फिर जो फूड है वो वापस नहीं जा पाते हैं। बट बैरेट सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें से जो अपना फूड आते हैं ये जो यहाँ से एंटर कर जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से जो फूड्स और जो केमिकल्स हैं वो ऊपर की ओर भी जा सकते हैं। ये तो इस प्रकार जो यहाँ बैरेट सिंड्रोम है, जो यहाँ पे इसोफेगस की जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है उसे ख़त्म कर देती है। तो ये मेरा सिंड्रोम वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आगे कौन सा वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।